नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बारही एकेडमी में। दोस्तों, आप लोग के लिए मैं परीक्षा दर्शन सीरीज लेके आया हूं, जिसमें हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के संपूर्ण सामान्य ज्ञान के बारे में। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूके ट्रिपल एससी की और यूके पीएससी की, तो आपके लिए यह सीरीज काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। और आज है हमारी 11वीं क्लास। इससे पहले हमारी 10 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमने शुरू किया है उत्तराखंड के इतिहास में गढ़वाल का पवार वंश या फिर परमार वंश। इसकी एक क्लास हो चुकी है, आप उसको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज है गढ़वाल के पवार वंश या परमार वंश की दूसरी क्लास। तो दोस्तों, आगे हम बात कर रहे हैं गढ़वाल के परमार वंश की। तो हमने पिछली क्लास में बात की थी अजय पाल के बारे में, हमने बात कर ली थी, जो कि गढ़वाल का 37वां शासक था। गढ़वाल के पवार वंश का 37वां शासक था। तो आज हम बात करने वाले हैं गढ़वाल के जो आगे के जो शासक या फिर जो राजा आने वाले हैं उनके बारे में। उसमें से एक महत्वपूर्ण शासक है, वह है आपका कल्याण शाह। कल्याण शाह। तो कल्याण शाह दोस्तों, कल्याण शाह जो है ये 38वें शासक हैं। कौन से 38वें शासक कौन है? कल्याण शाह है। कल्याण शाह से दोस्तों एक ही प्रश्न बनता है। वैसे प्रश्न कभी आया नहीं है पर बन सकता है। वंशावली में शाह की शाह की उपाधि धारण करने वाला, शाह की उपाधि धारण करने वाला शासक। तो जो सबसे पहले है, सबसे पहले शाह की उपाधि धारण किसने की थी? कल्याण शाह ने की थी। तो कल्याण शाह दोस्तों जो है, कल्याण शाह को लेकिन आयोग जो है आंसर है वो बलभद्र शाह को आंसर मानता है। उसका कारण क्या है, उसका कारण भी आपको बताऊंगा। लेकिन एक यहाँ पे मैंने एक नॉलेज के लिए बताया कि जो कल्याण शाह है, कल्याण शाह भी दोस्तों क्या है कि इनने भी शाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है। तो आगे जो अगला जो हमारे यहाँ पे अगले जो हमारे यहाँ पर राजा है वो कौन है? अगले राजा है दोस्तों राजा विजयपाल। ठीक है। कौन? विजयपाल। विजयपाल की बात करें तो विजयपाल दोस्तों ये पवार वंश के 41वें शासक है। क्या है? 41वें शासक कौन है? 41वां शासक है विजयपाल। तो विजयपाल के बारे में अगर हम बात करें तो इनने दावा यानी कि तिब्बत पर आक्रमण करने वाला, तिब्बत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक, करने वाला पहला जो शासक है कौन है? वह है आपका, लेकिन इसको क्या करना पड़ा? हार का सामना करना पड़ा। ठीक है। तो अगले जो राजा आते हैं दोस्तों, अगले राजा की अगर हम बात करें तो अगले राजा आते हैं, उनका नाम है राजा सहजपाल। राजा सहजपाल। तो जो राजा सहजपाल है दोस्तों, राजा सहजपाल की बात करें तो जो राजा सहजपाल है ये परमार वंश के 42वें शासक हैं। 42वां शासक कौन था? तो सहजपाल है। पवार वंश के 42वें शासक थे। और अगर इनके हम शासन काल की बात करें तो 1548 से लेके 1575 ईस्वी तक इनका शासन रहा है। ठीक है। और जो सहजपाल है तो दोस्तों सहजपाल का देवपाल से क्या, सॉरी देवप्रयाग से, देवपाल बोल रहा हूं, देवप्रयाग से, देव प्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर से। कौन से मंदिर से? एक है आपका क्षेत्रपाल मंदिर, क्षेत्रपाल मंदिर, और एक है आपका रघुनाथ मंदिर, रघुनाथ मंदिर से क्या हुए? लेख मिले। ठीक है। रघुनाथ मंदिर है और क्षेत्रपाल मंदिर से शिलालेख प्राप्त। ये कब का है आपका? ये है 1548 ईस्वी का। कौन सा? क्षेत्रपाल मंदिर से जो लेख प्राप्त हुआ। और जो रघुनाथ मंदिर से एक घंटी लेख प्राप्त हुआ है, एक घंटी लेख प्राप्त हुआ है। कब का है दोस्तों ये है आपका 1561 ईस्वी का लेख है। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि राजा सहजपाल ने जो रघुनाथ मंदिर है, रघुनाथ मंदिर में
घंटी चढ़ाई थी। ठीक हो गया। और ये अकबर के क्या है, समकालीन है। अकबर के समकालीन, अकबर के समकालीन कौन है, राजा सहजपाल। ठीक है। इसके शासन काल में ही अकबर ने क्या होता था, अकबर की जो रसोई है, रसोई में गंगा के पानी से ही खाना बनता था। तो अकबर ने क्या किया, अकबर ने गंगा का उद्गम स्रोत, उद्गम स्रोत, उद्गम स्रोत जानने के लिए, मतलब कि उसका उद्गम कहाँ से हो रहा है जानने के लिए क्या किया, जानने के लिए एक दल गढ़वाल भेजा। कहाँ भेजा, एक दल दोस्तों कहाँ भेजा, गढ़वाल भेजा। ठीक है। कहा जाता है कि उस दल को क्या राजा सहजपाल ने रोक लिया था। ठीक है। और अभिलेखों में राजा सहजपाल को दोस्तों क्या कहा गया है, अभिलेखों में सहजपाल को दोस्तों कहा गया है आपका वीर गुणज्ञ, वीर गुणज्ञ सुखद प्रजाया। क्या कहा गया है, वीर, वीर गुणज्ञ सुखद प्रजाया किसको कहा गया है, तो दोस्तों राजा सहजपाल को कहा गया है। क्या कहा गया है, वीर गुणज्ञ सुखद प्रजाया कहा गया है। ठीक है। और राजा सहजपाल के आगे अगर हम बात करें और कौन आते हैं, तो अगला जो राजा आता है दोस्तों, अगला राजा है राजा बलभद्र शाह। कौन, राजा बलभद्र शाह, राजा बलभद्र शाह। राजा बलभद्र शाह की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये पवार वंश का 43वां शासक है। 43वां शासक कौन है, राजा बलभद्र शाह है। और इसका जो शासनकाल है वो 1575 से लेके 1591 ईस्वी तक बताया गया है। ठीक है। और इसके कुछ नाम मिलते हैं, इसके अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे बलराम, जैसे बलराम, जैसे बलराम और दुलाराम शाह, दुलाराम शाह। और दुलाराम शाह के अलावा बहादुर भी नाम का भी उल्लेख मिलता है, किसका, बलभद्र शाह का। और शाह की उपाधि धारण करने वाला, शाह की उपाधि धारण करने वाला, ठीक है, शाह की उपाधि धारण करने वाला, शाह की उपाधि धारण करने वाला कौन, करने वाला गढ़वाल का पहला शासक, गढ़वाल का पहला शासक। अब आप बोलोगे कि जो कल्याण शाह है, कल्याण शाह ने भी तो शाह की उपाधि धारण की थी, तो बलभद्र शाह तो शाह की उपाधि धारण करने वाला गढ़वाल का पहला शासक कैसे बना। तो दोस्तों क्या है कि कहा जाता है जो शाह की उपाधि के ऊपर है, वैसे तो इसके ऊपर बहुत सारे मतलब क्या है, तर्क मतलब इसके वो नहीं हुए। ठीक है। कि सबने अपने अपने जैसी बातें कही, लेकिन कहा जाता है कि जो कल्याण शाह है, कौन, कल्याण शाह जो है दोस्तों, कल्याण शाह ने क्या किया, कल्याण शाह के बाद कौन कौन से राजा के बारे में पढ़ा हमने, हमने सहजपाल के बारे में पढ़ लिया। सहजपाल से पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा सहजपाल से पहले किसके बारे में, विजयपाल के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों जो कल्याण शाह है, कल्याण शाह के बाद विजयपाल आए, उसके बाद फिर सहजपाल आए। तो सहजपाल इनने क्या किया, इनने क्या किया, उपाधि जो थी उनने शाह की उपाधि धारण नहीं की। लेकिन जब राजा बलभद्र शाह की बात करें तो राजा बलभद्र शाह के बाद दोस्तों क्या होता है कि क्रमागत क्या होता है, सबने ही जितने भी पवार शासक आए सबने शाह की उपाधि को धारण किया। ठीक है। इसलिए आयोग बलभद्र शाह को शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक मानता है। ठीक है। और आयोग जो पहला अगर प्रश्न आता है कि शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था, तो आयोग भी बलभद्र शाह को ही आपका आंसर मानता है। ठीक हो गया। बलभद्र शाह को क्या मानता है, आंसर मानता है। तो यहां से क्या होता है, बलभद्र शाह के बाद क्या होता है कि क्रमागत क्या होता है, जो शाह की उपाधि है वो चली जाती है, चाहे वो आपका आगे मान शाह आएगा, चाहे वो श्याम शाह आएंगे, क्या बोलते हैं प्रदीप शाह आएंगे,
तो सबके सब क्या होता है कि शाह की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है। और भक्त दर्शन कहते हैं, भक्त दर्शन कहते हैं कि इसको जो शाह की उपाधि है, शाह की उपाधि किसने दी? शाह की उपाधि दी किसने? औरंगजेब ने दी। औरंगजेब ने दी। कौन कहते हैं? भक्त दर्शन कहते हैं। जो कि दोस्तों ये भी एक मतलब कहते हैं कि तर्क संगत नहीं लगता, बोलते हैं मतलब इसको तार्किक नहीं लगता है। ठीक है, इसलिए इसको भी गलत माना गया है। और शाह की उपाधि के जो है ना उसके बारे में बहुत सारे मतभेद है, बहुत सारे मतभेद हैं। तो जो हम बात करते हैं कि जैसे कहा जाता है कि जो परमाणु को जो शाह की उपाधि दी थी, जो शाह की उपाधि दी थी वो किसने दी थी? शाह की उपाधि दी थी लोधी वंश के बहलोल लोधी ने दी थी। किसने दी थी? बहलोल लोधी ने दी थी। ऐसा भी कहा जाता है कि बहलोल लोधी ने दी थी। लेकिन अगर हम बहलोल लोधी का अगर यहाँ पर शासनकाल की बात करें और यहाँ पर राजा बलभद्र शाह के शासनकाल की बात करें, तो दोस्तों ये यहाँ पर क्या होता है, मैच नहीं करती, शासनकाल ही मैच नहीं करा तो कैसे हो पाएगा कि मतलब कि बहलोल लोधी कैसे कह देगा, बलभद्र शाह की उपाधि कैसे दे देगा? ठीक है। तो यहाँ पे बहलोल लोधी भी मतलब कहा जाता है कि बहलोल लोधी ने दी, लेकिन ये सही उत्तर नहीं है। ठीक हो गया। और इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें, बलभद्र के समय ही गढ़वाल में राजदूत भेजने की क्या हुई प्रक्रिया पे, यानी कि प्रथा आरंभ हुई। गढ़वाल में राजपूत भेजने की प्रथा। ठीक है। गढ़वाल में सॉरी राजपूत बोले, राजदूत भेजने की प्रथा। राजदूत भेजने की जो प्रथा थी वो राजा बलभद्र शाह के शासन काल से ही क्या हुई, आरंभ हुई। और सन 1581 में दोस्तों, सन 1581 ईस्वी में ग्वालदम का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? ग्वालदम का युद्ध होता है। ग्वालदम का युद्ध, ग्वालदम का युद्ध होता है। ये किस किस के बीच में होता है? ये होता है आपका बल भद्र शाह वर्सेस किसका? रुद्रचंद्र के बीच में। चंद वंश का जो शासक है रुद्रचंद्र, रुद्रचंद्र के बीच में क्या होता है? यह युद्ध होता है जिसमें रुद्रचंद्र जो है दोस्तों, रुद्रचंद्र पराजित हो जाता है। कौन? रुद्रचंद्र क्या होता है? पराजित हो जाता है। रुद्रचंद्र पराजित हो जाता है। क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। ठीक है। तो रुद्रचंद्र की पराजय हो जाती है। और इसका एक सेनापति होता है। सेनापति कौन? पुरुषोत्तम पंत। पुरुषोत्तम पंत इसमें इस युद्ध में क्या हो गया? मारा गया। ठीक है। और जो शिव प्रसाद डबराल है, यहाँ पे स्टार करके लिख देना, आपको याद रखना है कि जो शिव प्रसाद डबराल है, शिव प्रसाद डबराल, जो शिव प्रसाद डबराल है, वो युद्ध की तिथि को क्या मानते हैं? युद्ध की तिथि किसे मानते हैं दोस्तों? जो युद्ध की तिथि है वो आपका 1591 ईस्वी जो है मानते हैं। ठीक है, 1591 ईस्वी मानते हैं। और जो कवि देवराज है, कवि देवराज है कौन? कवि देवराज ने भीम से तुलना की, भीम से तुलना की है। किसकी? बलभद्र शाह की। बलभद्र शाह की तुलना भीम से किसने की है? तो आपका उत्तर होगा राजा बलभद्र शाह की तुलना भीम से की है। ठीक है। तो अगला जो हमारे यहाँ पर राजा, अगला जो राजा बनते हैं पवार वंश के, वो कौन है? राजा मानसाह। ठीक है। राजा मानसाह, राजा मानसाह। तो राजा मानसाह की बात करें तो जो राजा मानसाह है ये 44वें शासक है। 44वें शासक हैं किसके? पवार वंश के 44वें शासक हैं। और टाइम पीरियड की बात करें तो 1591 से लेके 1611 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा है। ठीक है। और इनके लेख प्राप्त हुए हैं। क्या हुए हैं? इनके लेख प्राप्त हुए हैं। कहां से इनके लेख प्राप्त हुए हैं दोस्तों? आपका देवप्रयाग के
देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर से ये कब का प्राप्त हुआ है? ये 1608 ईस्वी का है। और देवप्रयाग के कहा से? देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से। रघुनाथ मंदिर से, जो कि आपका है 1610 ईस्वी का। ठीक है, दो लेख प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ के? देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर से, जो कि 1608 ईस्वी का है, और आपका रघुनाथ मंदिर से जो लेख प्राप्त हुआ है 1610 ईस्वी का है। अगले पॉइंट की बात कर रहे हैं, तिब्बत को आक्रमण करने वाला पहला शासक। तिब्बत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक, जिसने जिसने तिब्बत का दावा प्रांत जीता था। ठीक है, जिसने तिब्बत का दावा प्रांत जीता था। और मानसाह के शासन काल में कुमाऊं का एक चंद शासक है। कुमाऊं के चंद वंश का शासक है। चंद शासक कौन? चंद शासक लक्ष्मी चंद। कौन? लक्ष्मी चंद ने दोस्तों क्या किया? लक्ष्मी चंद ने इसके शासन काल में इसके शासन काल में कुल 7 बार आक्रमण किया। कितनी बार? कुल 7 बार क्या किया दोस्तों? कुल 7 बार आक्रमण किया। कुल 7 बार आक्रमण किया, जिसमें लक्ष्मी चंद की क्या हुई? हार हुई। लक्ष्मी चंद की क्या हुई? लक्ष्मी चंद की हार हुई। ठीक है, लक्ष्मी चंद की क्या हुई? इसमें हार हुई। और आगे बात करते हैं, तो जो लक्ष्मी चंद है, इसके बाद क्या होता है दोस्तों? इसके बाद 1604 ईस्वी में 1604 ईस्वी में लक्ष्मी चंद ने क्या किया? लक्ष्मी चंद ने दोस्तों 8वीं बार आक्रमण किया। 8वीं बार क्या किया? आक्रमण किया। आक्रमण किया कहां पे? गढ़वाल पर। गढ़वाल पर आक्रमण किया, जिसमें जिसमें क्या होता है? गढ़वाल सेनापति, यानी कि जो गढ़वाल के सेनापति, या फिर गढ़ सेनापति लिख सकते हैं। गढ़वाल के सेनापति, गढ़वाल के जो सेनापति है कौन? खतन सिंह। गढ़वाल के जो सेनापति है खतन सिंह। खतन सिंह क्या होता है दोस्तों? माना जाता है। खतन सिंह माना जाता है। तब से दोस्तों कुमाऊं में क्या होता है? कुमाऊं में खतरवा पर्व के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, माना जाता है, जो कि कुमाऊं में क्या होता है? कुमाऊं में खतरवा पर्व के रूप में मनाया जाता है। खतरवा पर्व के रूप में मनाया जाता है। के रूप में मनाया जाता है। तो अगर प्रश्न बनता है, वह कौन सा जब शासक है जिसने जिसने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया, यानी कि 8 बार आक्रमण किया, तो आपका उत्तर होगा लक्ष्मी चंद। और वह कौन सा शासक है जिसके शासन काल में लक्ष्मी चंद ने 8 बार आक्रमण किए? तो आपका उत्तर होगा राजा मानसाह। ठीक है, और राजा मानसाह के दरबार में एक क्या रहते थे? दरबार में कवि भरत रहते थे। दरबार में कवि भरत रहते थे। ठीक है, कवि भरत ने क्या किया? कवि भरत ने दोस्तों मानवोदय काव्य की रचना की। किसकी? कवि भरत ने क्या किया? मानवोदय काव्य की रचना की। मानवोदय काव्य की रचना किसने की? कवि भरत ने की है। ठीक है, मानवोदय काव्य की क्या की? रचना की।
ठीक है, मानवोदय काव्य की क्या की रचना की, जिसकी भाषा क्या है, मानवोदय काव्य की भाषा है दोस्तों संस्कृत। ठीक है, मानवोदय काव्य की जो भाषा है वो क्या है आपका, वो है आपका संस्कृत। और जो कवि भट्ट है, कवि भट्ट ने ही, कवि भट्ट को मुगल बादशाह, कौन, मुगल बादशाह कौन, जहांगीर ने, मुगल बादशाह जहांगीर, जहांगीर ने क्या किया, जहांगीर ने ज्योतिक राय की उपाधि दी। जहांगीर ने जहांगीर ने ज्योतिक राय, ज्योतिक राय की उपाधि दी, की उपाधि दी। ठीक है, उपाधि दी। और कवि भरत ने क्या किया, कवि भरत ने, कवि भरत ने जहांगीर विनोद नामों की रचना की। जहांगीर विनोद नामक, जहांगीर विनोद नामक रचना की। ठीक है, जहांगीर विनोद नामक रचना की, रचना की। और क्या होता है, जो राजा मानशाह ने जब दावा प्रांत जीता तो तिब्बत पर विजय करके क्या हुआ, वो वहां से दोस्तों हजार स्वर्ण कलश, हजार स्वर्ण कलश, हजार स्वर्ण कलश कहाँ से लाया, तिब्बत से लाया, तिब्बत से लाया। और तिब्बत से लाया और गौरी मठ में स्थापित की। गौरी मठ है, गौरी मठ है में स्थापित किया। गौरी मठ में क्या किया, स्थापित किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा राजा मानसाह के बारे में। तो दोस्तों जो राजा मानसाह है, मानसाह के शासनकाल में लक्ष्मी चंद ने कितनी बार आक्रमण किया, कुल 7 बार आक्रमण किया था। ठीक है, 7 बार आक्रमण किया। और आधी बार जो आक्रमण किया, तो आधी बार आक्रमण करने के बाद क्या हुआ दोस्तों, जो गढ़ सेनापति है खतड़ सिंह, वो मारा जाता है। ठीक है, तब से कुमाऊं में क्या है, खतड़वा त्योहार का जो है प्रचलन शुरू हुआ। अब बात करते हैं अगले, हमारे जो अगले कौन है, अगले जो राजा है, राजा श्याम शाह। तो यहाँ पे आपको हेडिंग डालनी है राजा श्याम शाह, राजा श्याम शाह। राजा श्याम शाह की अगर हम बात करें तो दोस्तों जो राजा श्याम शाह है, इनका जो कार्यकाल है, राजा श्याम शाह का कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल है दोस्तों इनका 1611 से लेके 1630 ईस्वी तक का है। ठीक है, 30 ईस्वी तक का इनका शासन रहा है। और ये कौन है, ये दोस्तों गढ़वाल के 45वां जो शासक बना, गढ़वाल के पवार वंश का 45वां शासक कौन है, राजा श्याम शाह। ठीक है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, ठीक है, श्याम शाह का उल्लेख कहाँ से मिलता है दोस्तों, श्याम शाह का जो उल्लेख मिलता है, उल्लेख की अगर हम बात करें, उल्लेख मिलता है हमें जहांगीर नामा से, जिसमें जिक्र मिलता है कि जो मुगल दरबार, जो मुगल दरबार ने जो श्रीनगर के जो शासक है श्याम शाह को, उन्हें वो हाथी, हाथी उपहार के रूप में क्या किए थे, उपहार के रूप में भेंट किए थे। ठीक है, तो जहांगीर की जो जहांगीरनामा है, ठीक है, जहांगीरनामा में, जहांगीर नामा में दोस्तों जहांगीर व किसका, जहांगीर व श्याम शाह, श्याम शाह के मध्य, के मध्य मैत्रीपूर्ण, मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है, संबंधों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, संबंधों का उल्लेख मिलता है। और जहांगीर द्वारा, इसमें उल्लेख मिला है जहांगीर द्वारा श्याम शाह को, किसको, श्याम
शाह को श्याम शाह को हाथी व घोड़े हाथी व घोड़े भेंट करने का वर्णन मिलता है। ठीक है, इनने हाथी और घोड़े दिए थे तो भेंट करने का वर्णन भी मिलता है इसमें जहांगीर नामा में। ठीक हो गया। और श्याम शाह ने भी जो दावा प्रांत है जीतकर वहां के शासक से एक शेर स्वर्ण चूर और एक चौर गाय कर के रूप में प्राप्त करता था। यानी कि जो दावा प्रांत है वहां पर भी क्या किया, श्याम शाह ने दावा प्रांत जीत लिया और वहां से क्या हुआ, कर लेने लग गया। ठीक है। आगे हम बात करें दोस्तों, श्रीनगर में श्याम शाही बाग बनवाया। इसने श्याम शाह ने श्याम शाह को विलासी राजा की उपमा दी गई है। ठीक है। आगे बात करें हम यहाँ पे श्याम शाह को क्या कहा गया था, विलासी राजा। विलासी राजा किसको कहा गया है, विलासी राजा कहा गया आपका, विलासी राजा किसको कहा गया है, राजा श्याम शाह को कहा गया है। ठीक है। और श्रीनगर में स्थित जो केशवराय मठ है, मठ का कार्य श्याम शाह द्वारा करवाया गया था और महीपति शाह द्वारा पूर्ण करा गया है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे लिख लेना है। और यहाँ पे आपको लिखना है श्रीनगर में स्थित, श्रीनगर में स्थित केशव राय मठ, केशव राय मठ का, केशव राय मठ का कार्य किसके द्वारा, कार्य श्याम शाह द्वारा कराया गया था। ठीक है, श्याम शाह द्वारा करवाया गया था, करवाया गया था। इसके द्वारा श्याम शाह के द्वारा करवाया गया था। और महीपति शाह जो आगे अभी आएंगे, महीपति शाह का नाम आएगा जो आगे शासक आएंगे, महीपति शाह ने क्या किया था, पूर्ण करवाया था, पूर्ण करवाया था। और किस, और श्याम शाह ने ही, श्याम शाह ने दोस्तों क्या किया था, श्याम शाही बाग का निर्माण कराया था। अगर प्रश्न बनता है कि जो श्याम शाही बाग है, श्याम शाही बाग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो श्याम शाही बाग का निर्माण करवाया गया, का निर्माण करवाया। ठीक है, तो श्याम शाही बाग का निर्माण किसने कराया, श्याम शाह ने। आगे बात करें, और दोस्तों क्या होता है कि जो श्याम शाह के समय ही सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, श्याम शाह के समय सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, सती प्रथा का उल्लेख क्या होता है कि जब श्याम शाह की मृत्यु होती है, श्याम शाह की मृत्यु के पश्चात, श्याम शाह की मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के पश्चात क्या होता है दोस्तों, मृत्यु के पश्चात उसकी 7 रानियां सती हुई थी। ठीक है, पश्चात उसकी 60 रानियां सती हुई थी। ठीक है, सती हुई। और इसके दरबारी विद्वान जो थे वो शंकर देव थे। शंकर देव ने ही वास्तु शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, इसके दरबारी विद्वान कौन थे, इसके दरबारी विद्वान थे कौन, दरबारी विद्वान नाम क्या था दोस्तों, शंकर देव। शंकर देव ने क्या किया, शंकर देव ने, शंकर देव ने वास्तु शिरोमणि, वास्तु शिरोमणि, वास्तु शिरोमणि, वास्तु शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, वास्तु शिरोमणि नामक ग्रंथ की
रचना की। ग्रंथ की क्या की? रचना की। ठीक है। शंकर देव ने तो उनने स्वास्थ्य शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की। और और एक आगे क्वेश्चन का सिरसारी ताम्रपत्र अभिलेख में है, एक सिरसारी एक क्या है, ताम्रपत्र था एक सिलसारी, सिलसारी नाम था। एक मिनट, आपको यहाँ पे लिखना है दोस्तों, सिलसारी ताम्रपत्र, सिलसारी ताम्रपत्र। शिवशारी जो ताम्रपत्र है दोस्तों, इसमें उल्लेख मिलता है। ठीक है। इसमें ये जो ताम्रपत्र अभिलेख है दोस्तों, इसमें श्यामशाह द्वारा ऊंट दिए जाने का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है इसमें? श्याम शाह द्वारा, श्याम शाह द्वारा ऊंट दिए जाने का उल्लेख, दिए जाने का उल्लेख मिलता है। अब ये ऊंट है क्या? जो ये बूट है दोस्तों, जो ये बूट है, ये बूट है आपका, क्या है? ये मंदिरों को दान की गई भूमि। ठीक है। ये जो है मंदिरों को दान की गई भूमि, मंदिरों को दान की गई भूमि, दान की गई भूमि को बूट कहा जाता है। ठीक है। और मैंने आपको जब हमने उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा, उत्तराखंड के इतिहास में हमने पढ़ा कि जो एक नाम पढ़ा था, जो यात्री आए थे, विदेशी यात्री आए थे, विदेशी यात्री में हमने नाम पढ़ा, एक तो हमने हेनसोंग का नाम पढ़ा, एक पढ़ा था हमने अंतोनियो, अंतोनियो दे आंद्रादे, ये हमने नाम पढ़ा था दोस्तों। ये श्याम शाह के शासनकाल में आए थे। ठीक है। ये कहाँ आए थे? श्याम शाह के शासनकाल में, श्याम शाह के शासनकाल में श्रीनगर आए, श्रीनगर आए। तो आज वीडियो अगर महिपति शाह पढ़ाता हूँ तो महिपति शाह दोस्तों आपका यहाँ पे काफी ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल राजा महिपति शाह से हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो दोस्तों ये था आज की हमारी वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शेयर करना नहीं भूलना। दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।